चलो नव सृजन करे, चलो करे नव निर्माण। बच्चे हैं देश की आन, बच्चे हैं देश की शान। इनमें हम संचार करें विद्या बुद्धि ज्ञान, इनके भविष्य से बनेगा प्यारा हिंदुस्तान। गायन वादन खेल कूद में इनको आगे बढ़ाना है, आत्मविश्वास बढ़ाना है, उच्च शिखर पे इन्हें पहुंचाना है। नन्हे मुन्ने प्यारे नाजुक बच्चे हैं कोमल, एक दिन खिलेंगे ये प्यारे को पल, एक दिन खिलेंगे ये प्यारे को पल। नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जिसने भी समय की महत्व को समझा उसने सफलता हासिल की। छात्र के जीवन में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अनिवार्य है। स्टूडेंट्स अक्सर बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। आज हमारे साथ कुछ विद्यार्थी हैं जो आगामी बोर्ड परीक्षा में अपेयर होने जा रहे हैं। इनके मन में कई सवाल हैं और इनके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है संतोष कुमार जी को। संतोष कुमार जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सेंट ज़ेवियर स्कूल में टीचर हैं और कोऑर्डिनेटर भी हैं। आप बच्चे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब आप अपना परिचय स्वयं दें। मेरा नाम प्रचित प्रसाद है, मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरा नाम हर्षित राज मौर्य है, मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम श्रेयश कुलकर्णी है, मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। मेरा नाम जसप्रीत सिंह है, मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। बच्चों, आपके मन में बोर्ड परीक्षा को लेकर थोड़ा बहुत डर और थोड़ी बहुत परेशानी है, जो कि बहुत ही स्वाभाविक है। आपके मन में कई प्रश्न होंगे, आप अपने प्रश्नों के सवाल पूछेंगे, लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग करके और थोड़ा बहुत आसान टिप्स को अपनाकर आप बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। संतोष जी, इनके मन में कई प्रश्न हैं लेकिन अभी बोर्ड परीक्षा में बहुत कम समय बच गया, 2-4 महीने ही बच गए हैं, तो ये कैसे अपनी प्लानिंग करें ताकि ये समय का पूरा सदुपयोग ये कर सकें, पूरा महत्व अपना उठा सकें समय का। नमस्कार बच्चों, आपके पास आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 से 5 महीने बचे हुए हैं। समय काफ़ी कम है लेकिन तैयारी तो करनी है आपको। इसके लिए आपको एक व्यवस्थित जीवन शैली अपनानी होगी। आपके लिए सीखने का या याद करने का कौन सा तरीका आपके लिए सबसे अच्छा है, ये आपको पता है और आपको उसी को फॉलो करते हुए आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी बोर्ड परीक्षा के लिए। क्योंकि ये जो बोर्ड परीक्षा है ये आपके जीवन की पहली परीक्षा होगी और इसी के ऊपर आपका सारा करियर डिपेंडेंट होता है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मार्क्स के लिए फोकस करना है, पर आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए, आपको अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए इस परीक्षा के लिए अच्छी से तैयारी करनी होगी। बेटर ये होगा कि आप अपनी प्लस पॉइंट्स को काउंट करो, आप किस चीज़ में श्रेष्ठ हो और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करो। आप अवश्य ही अच्छा करोगे जीवन में और आपकी बोर्ड परीक्षा भी आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी। संतोष जी, इनके मन में कई प्रश्न होंगे, तो आइए इनके प्रश्न लेते हैं। प्राचित, सबसे पहले आप अपना प्रश्न पूछें। सर, टाइम मैनेजमेंट क्या है और बोर्ड की परीक्षा के संबंध में इसका महत्व क्या है? समय प्रबंधन आपको अपने समय को मैनेज करने का तरीका है। आपको पता होगा कि हमारे पास हर दिन प्रतिदिन 24 घंटे हैं और उसी 24 घंटे को जिसने सही मैनेज कर लिया वो जीवन में सक्सेसफुल होगा। आपने नोटिस किया है जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने समय को सही तरीके से मैनेज किया है। आपको शायद ये ज्ञात नहीं होगा, कुछ लोग जैसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जॉर्ज वॉशिंगटन, ये लोग अपने समय के इतने पक्के होते थे कि लोग सड़क पे इनको देख के अपनी घड़ियां मिलाया करते थे। तो हमें भी अपना समय इसी तरीके से निर्धारित करना चाहिए कि हम एक एक मिनट को समझें, उस एक एक पल का महत्व समझें। आपको इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि नेपोलियन ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। जो ऑस्ट्रेलिया का सेनापति था उसने 5 मिनट का विलंब कर दिया था अपनी सेना को ठीक करने में, उस वजह से ऑस्ट्रेलिया को नेपोलियन हरा पाया था। और दूसरी तरफ वाटरलू के मैदान में बस 5 मिनट से नेपोलियन का एक सेनापति अपनी सेना को समर्थ करने में असफल रहा था, उसकी वजह से नेपोलियन
को पकड़ा गया था, बंदी बनाया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि सफल लोगों को सफलता की पराकाष्ठा तक ले जाने में समय का महत्व है, और उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति समय का मोल नहीं समझेगा तो उसे पराजय भी मिल सकती है। इसलिए आपको, अगर हम अपने बोर्ड परीक्षा, आपकी बोर्ड परीक्षा के बारे में बात करते हैं, तो समय आपको समय का महत्व समझना होगा। आप एक रूटीन बनाओ, यू मस्ट हैव अ रूटीन लाइफ। आप अपने टारगेट सेट करो, और वो टारगेट डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस और मंथली बेसिस के होने चाहिए। प्रतिदिन जब आप सोने जाओ तो आप ये निर्धारित करो या ये चेक करो कि आपने उस दिन का टारगेट पूरा किया या नहीं। अगर आपको लगता है कि आप कुछ चीज़ों को पूरा करने में असमर्थ रहे, तो अगले दिन जब आप फिर से अपना गोल डिसाइड करो तो उस दिन उस टॉपिक को भी ऐड ऑन कर लो। तो इससे आप अपने टारगेट्स सेट कर पाओगे। और किस तरीके से आपको पढ़ना है, अलग अलग तरह के बच्चों को अलग अलग तरह से पढ़ने में, कुछ बच्चे जो होते हैं वो याद करते हैं, कुछ बच्चे उसको समझते हैं, कुछ बच्चे रिटन स्किल्स में ज़्यादा यकीन करते हैं। तो आपको जो भी चीज़ कन्वीनियंट लगे आपकी पढ़ाई के स्किल्स को लेके, आप उसको फॉलो करो। दूसरी चीज़, जब हम बात करते हैं बोर्ड परीक्षा को लेके, तो ये कभी भी इस बोर्ड परीक्षा को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आप एक समन्वय बना के रखो, एक मानसिक संतुलन बना के रखो, जिससे आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी प्रिपरेशन को एक सेट फोकस के आधार पे आप रखोगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। बिल्कुल सही आपने कहा कि टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और टाइम टेबल बना के पढ़ना बहुत बहुत अनिवार्य है। हर्षित, अब आप अपना प्रश्न पूछिए। सर, मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो खुद को एकाग्रित करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं अपने समय का सही सदुपयोग करूँ? आपको अपनी पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए आपको कुछ नियम बनाने होंगे, और उन नियम को आपको अच्छे से फॉलो करना होगा, ईमानदारी से फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपका पढ़ाई का स्थान। आपका पढ़ाई का जो स्थान होना चाहिए वो एकांत में होना चाहिए, जहाँ पे आप डिस्टर्ब ना हो, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। लेकिन अब ये एकांत ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकांत में आप पढ़ने बैठे हो और आप उस समय कुछ और कर रहे हो। इसलिए आपके पास मोबाइल, आपका लैपटॉप या इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने से दूर रखो आप, क्योंकि अगर ये डिवाइस आपके पास होंगे तो फिर आपको थोड़ी देर बाद कुछ नोटिफिकेशंस आएंगे, कुछ मैसेजेस आएंगे, आप उनका रिस्पॉन्ड करोगे या आपके मन में कुछ उत्सुकता बनेगी। दूसरी चीज़ कि जब आप पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ो, पढ़ाई पे ही ध्यान होना चाहिए। आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, टीवी में क्या हो रहा है, क्या मैच में चल रहा है, इन सब चीज़ों पे आपको फोकस नहीं करना चाहिए। आपका ध्यान पूरा पढ़ाई पे होना चाहिए। मीन्स यू हैव टू गिव योर 100%। आपको अपना पूरा 100% दोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। पढ़ाई करते समय आपके पास अलग अलग पॉइंट्स को नोट करते जाओ, जिससे आप स्वाध्याय कर सको, अर्थात रिवीजन कर सको। तो वो जो पॉइंट्स है आप नोट डाउन करके रखोगे तो आपको एग्ज़ाम के समय तैयारी करने में मदद मिलेगा। रिटन, जब भी आप लिखते हो तो रिटन प्रैक्टिस भी करोगे आप साथ में, तो इससे भी आपको पढ़ाई में मदद मिलेगी। और आपका जो पढ़ने का स्थान हो वहाँ पे आप एक कुर्सी मेज लगा के रखो, चेयर टेबल पे, उस पर आप बैठोगे तो आपका जो बॉडी पोस्चर होगा वो बॉडी पोस्चर आपको पढ़ने में हेल्प करेगा। आप लेट कर पढ़ते हो अगर, तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई के लिए नहीं सही हैं। तो आपका पढ़ने का जो स्थान होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, अच्छा लाइट, अच्छी रोशनी आनी चाहिए वहाँ पे, और आप ध्यान केंद्रित होकर पढ़ाई करोगे, इससे आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। डिस्ट्रैक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप मोबाइल से दूर रहें। सर, मुझे विज्ञान के चित्रों को लेकर काफ़ी कठिनाई होती है। इसे मैं कैसे दूर करूं ताकि मैं कम समय में डायग्राम की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकूं? श्रेष्ठ विज्ञान ही नहीं अपितु विषय जैसे कि भूगोल, मैथ्स, इन सभी विषयों में डायग्राम जरूरी होते हैं। आपको अगर डायग्राम बनाने में परेशानी होती है तो आप उस डायग्राम को आप कुछ बार उसको देख के प्रैक्टिस करो। आप और अच्छे से करने के लिए एक ट्रेसिंग पेपर पे ट्रेस कर सकते हो। डायग्राम के प्रश्न केवल डायग्राम बनाने के लिए नहीं, अपितु अभी के कुछ प्रश्नों में आपको डायग्राम दिया हुआ रहता है और उसकी लेबलिंग भी करनी होती है, और साथ या फिर डायग्राम की पार्ट्स को मेंशन करना होता है। तो आपको डायग्राम्स बनाने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि आप ट्रेसिंग पेपर से कर सकते हो, कुछ डायग्राम्स आप देख के प्रैक्टिस करो, उसको 2-3 बार उसको बनाओ,
और आप इस तरीके से प्रैक्टिस करो कि उसका एक प्रतिबिंब आपके दिमाग में बन जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपको परीक्षा में वो प्रश्न बनाना है या वो डायग्राम बनाना है तो आप रिकॉल कर सकते हो, आप विजुअलाइज कर सकते हो और आप उसको आप अच्छे से उस डायग्राम को बना सकते हो। दूसरी बात, जब भी आप डायग्राम बना रहे हो तो उस डायग्राम को जो कलर्स हैं, उस डायग्राम में कौन कौन से कलर्स यूज़ किए हुए हैं, उन डायग्राम्स को भी आप ध्यान में रखो, क्योंकि अगर आप कलर कर रहे हो तो आप उसको उस तरीके से आप बना सकते हो। उस डायग्राम का आप कुछ डायग्राम बनाकर अपने स्टडी टेबल के पास भी रख सकते हो, जिससे आप आते जाते कभी भी उस डायग्राम को अगर देखोगे आप तो वो बार बार वो छायाप्रति आपके दिमाग में आएगी, तो आप उसको आसानी से रिकॉल कर सकते हो। विजुअलाइज करके आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। जसप्रीत, अब आप अपना प्रश्न पूछिए। सर मुझे मैथ्स में क्वेश्चंस के कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो सर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाए और मैं आसानी से कैलकुलेशंस कर सकूं? बच्चों के लिए एक कठिन विषय रहा है, क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशंस होते हैं और इन कैलकुलेशंस की शुरुआत आपके बचपन से ही हो जाती है। तो इसके लिए जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए। कुछ जो मेंटल कैलकुलेशंस होते हैं, जो बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं, उनको आप थोड़े से अपने हिसाब से आप एक आसान मेथड लगा सकते हो। जैसे मान लो कि मुझे 15 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं 15 इंटू 22, मैं डायरेक्टली अगर 15 इंटू 20 300, 15 इंटू 2 30, अगर ये मेंटल कैलकुलेशन मैंने कर लिया, 300 प्लस 30 इज 330, तो मेंटल कैलकुलेशन आप कर सकते हो। आपने अगर वैदिक मैथ्स सुना होगा या फिर आपने अबैकस किया होगा, तो इसमें भी आपको मैथ्स करने के शॉर्टकट्स मिलते हैं। लेकिन आपकी बोर्ड परीक्षा के विषय में अगर मैं कहूँ तो आप अगर जो शॉर्टकट्स होते हैं आप उनको यूज़ करोगे मेंटल कैलकुलेशंस का, आप पेपर पे कैलकुलेशन के बजाय अगर आप मेंटल कैलकुलेशंस करोगे तो वो आपका फास्ट होगा। दूसरी चीज़, जब आप मैथ्स बनाते हो तो वहाँ पे अगेन कुछ जो होते हैं, जैसे स्क्वायर्स होते हैं, स्क्वायर रूट्स होते हैं, जो बेसिक नंबर्स के कुछ 20 से 50 तक के, ये आपको याद होने चाहिए। उसके लिए आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आप कर सकते हो। तीसरी चीज़, आप नंबर्स से खेलो, प्ले विथ नंबर्स, दैट इज़ व्हाट आई से। आप मेंटल कैलकुलेशंस आप कर सकते हो। आप चल रहे हो, सड़क पे चल रहे हो, आगे गाड़ी जा रही है, उसके नंबर्स हैं, आप उस नंबर को लेके कुछ दिमाग में आप मेंटल कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो इससे आपको नंबर्स के प्रति रुचि आएगी। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको उस विषय में लगाव होना चाहिए, तो आपको वो विषय अच्छा लगेगा और आपको कैलकुलेशन भी अच्छा लगेगा, फिर आपको वो काम करने में मज़ा आएगा। कुछ जो फार्मूला होते हैं, जैसे आपके पास ज्योमेट्री में फार्मूला होते हैं या और भी जो टॉपिक्स हैं उनमें जो फार्मूला होते हैं, वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, उसे भी आप अपने स्टडी टेबल के पास लगा के रखोगे तो आपको आते जाते वो फार्मूलाज दिखते रहेंगे, तो वो भी आपको याद रहेगा और आसानी होगी आपको समझने में। बिल्कुल, फार्मूलाज तो याद करना बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके आपको अलजेब्रा में साइंस को भी याद रखने, प्लस माइनस का वहाँ गलत नहीं होना चाहिए और आपके कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक होने चाहिए। हाँ प्राचित, अब आप अपना प्रश्न पूछिए। सर, मुझे कैसे तैयारी करनी चाहिए जिससे कम समय में ज़्यादा टॉपिक्स पूरे हो जाएं? आपको, जैसे मैंने बताया, कि आप अपने लिए टारगेट सेट करो, आप अपना गोल डिफाइन करो और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करो। आपको साथ में रिटन प्रैक्टिस भी करते रहना चाहिए। आपने जो भी प्रश्न तैयार किए हैं उन प्रश्न को आप लिख के प्रैक्टिस किया करो। आप अगली बार ये काम कर सकते हो कि जब भी आप कोई चैप्टर से, आपने कोई भी विषय चुना, उस विषय में कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे कि आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस आएंगे, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, उन चैप्टर्स पे आप ज़्यादा फोकस करो। कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ चैप्टर्स में याद करने की ज़रूरत पड़ती है। आप एक रूटीन बना के चलो कि आपका ये इस तरीके से आपका रूटीन होना चाहिए कि आप हर दूसरे दिन वो सब्जेक्ट रिपीट हो। ऐसा नहीं हो कि आप एक दिन एक चैप्टर कर रहे हो, एक सब्जेक्ट कर रहे हो, उसी सब्जेक्ट को आप 3 दिन तक लगातार कर रहे हो एक चैप्टर को, तो इससे क्या होगा कि आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट छूट जाएंगे। तो आपका हर रूटीन में इस तरीके से होना चाहिए कि हर दूसरे दिन छोड़ के आपके पास वो सब्जेक्ट फिर से आए। आप अपने टारगेट्स कर लो और वहाँ पे आप वो डिफाइन कर लो कि मुझे ये चैप्टर करना है, अगले दिन ये चैप्टर करना है, तो उनको आप डिवाइड कर लो। दैट इज़ द बेस्ट वे।
उसके बाद आप जो भी चैप्टर्स कर रहे हो उस चैप्टर के क्वेश्चंस का एक लिस्ट बनाते जाओ, डेटाबेस बनाते जाओ, और उसको आपको रिवीजन करने में वो मदद करेगा। नोट्स भी काफ़ी ज़रूरी हैं। जब आप तैयारी करते जाते हो तो जो कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को आप लिखते जाओ। कुछ प्रश्न जो होते हैं वो एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, एनालिसिस करना होता है। तो जब तक आप उसको नहीं करोगे, पूरे पाठ को नहीं पढ़ोगे, तब तक वो एनालिसिस करने में आपको दिक्कत होगी। अभी नई शिक्षा नीति के हिसाब से जो प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों को में हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, दैट इज HOTS, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखा जाता है जिससे कि एप्लीकेशन बेस्ड, जहाँ पे उस चीज़ को डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ना होके वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे आप ये निर्धारित करोगे कि उस चीज़ की उपयोगिता क्या है, उस चीज़ को हम रियल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप उसका गहन अध्ययन करोगे तभी वो पॉसिबल है। तो इसलिए आपको एक नियमित समय से, नियमित रूटीन में आपको उस विषय पे आपको रोज़ पढ़ना होगा, तब ये संभव है। हाँ, अपनी स्ट्रैटेजी आपको बना के पढ़नी है। हर्षित, अब आप अपना प्रश्न पूछिए। मुझे उत्तर तो याद हो जाते हैं, लेकिन एग्ज़ामिनेशन हॉल में मुझे उन उत्तरों को रिकॉल करने में बहुत समय लग जाता है, जिसमें मेरा समय व्यर्थ हो जाता है और मेरे काफ़ी सारे प्रश्न छूट जाते हैं, या फिर जल्दी लिखने में मेरी हैंडराइटिंग गंदी हो जाती है और स्पेलिंग एरर्स हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? जब आप पढ़ते हो, घर पर पढ़ते हो या इवन स्कूल में भी आप पढ़ते हो, तो आपका 30 मिनट का, 40 मिनट का एक पीरियड होता है। आप घर पे भी जब पढ़ते हो तो थोड़ी देर पढ़े, उसके बाद फिर एक बार मोबाइल पे यूज़ हो गए या फिर आप बाहर घूमने निकल गए, तो आपके पास 1 घंटे लगातार 2 घंटे या 3 घंटे बैठने की क्षमता नहीं रहती है। हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, ये एक रूटीन वे में काम करता है। अगर हम उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो उसके हिसाब से काम नहीं कर पाता है। तो आपके साथ होता क्या है कि जब आप परीक्षा भवन में बैठते हो उसी समय आप लगातार 2 घंटे बैठते हो पढ़ने लिखने के लिए, अदरवाइज आप आधा घंटा 45 मिनट करते हो। तो इससे हमारी बॉडी जो होती है, क्योंकि होता क्या है कि परीक्षा भवन में जब आपको प्रश्न मिलता है तो आप उस प्रश्न को देखते हो, आपका ब्रेन उस चीज़ को रिकॉल करता है, फिर उस ब्रेन का आंसर ढूंढता है, उसके बाद आप वो उस आंसर को लिखते हो। तो हमारा बॉडी साइकिल, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूअस उस मोड में नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए हमारा बॉडी साइकिल उस वे में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो एक साथ बैठने का, आप लगातार 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने बैठो, उसमें आपको बीच में उठना नहीं है। आप उस तरीके से अगर प्रश्न आप करोगे, पढ़ने की आदत डालोगे, तो उससे आपको परीक्षा भवन में भी मदद मिलेगी और उस समय आपको, जब आप सोचोगे तो आपको उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आप लगातार बैठने की आदत डालो, कि आप 2 घंटे 3 घंटे लगातार बैठो और रिटन प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करो। नहीं तो फिर वही होता है कि बॉडी के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो आधे घंटे के बाद कहने लगते हैं, नो आई शुड गेट अप, अब मुझे उठना चाहिए। ये आपका शरीर आपका डिमांड करने लगता है। तो अगर आप लगातार बैठने की आदत नहीं रखोगे तो परीक्षा में फिर वो मुश्किल होगा और फिर आपको दिक्कत होगी। हर्षित, आप एक काम कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन पेपर है, हर सैटरडे को एक क्वेश्चन पेपर 3 आवर्स के लिए सेट करके आप ज़रूर सॉल्व करें। इससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और वहाँ आपको परेशानी नहीं होगी। श्रेयस, अब आप अपना प्रश्न पूछिए। सर, इस बार परीक्षा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे, इसके लिए हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात बहुउत्तरीय प्रश्न, ये भी नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस होंगे और उस क्वेश्चन के 2 या 4 आंसर्स हो सकते हैं। आपको सबसे सही जवाब ढूंढना है, आपको सबसे सही जवाब लिखना है। स्पेसिफिक क्वेश्चंस, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पॉइंट्स में लिखते हो या स्टेप्स में लिखते हो। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये ड्रॉबैक हम कह सकते हैं कि अगर आपने गलत किया तो गलत हो गया, उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगी। और ये स्कोरिंग होते हैं। इसके लिए आपको पूरे चैप्टर को, पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं। इसलिए आपको पूरे चैप्टर का गहन अध्ययन करना होगा, थॉरो स्टडी। एंड
जो कीवर्ड्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, उनको लेके आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस बना सकते हो, उनको लेके आप पॉइंट वाइज नोट कर सकते हो। बेसिकली मैथ्स हुआ, जहाँ पे फार्मूला हो गया, कैलकुलेशंस होंगे, तो यहाँ पे आपको फास्ट कैलकुलेशन भी, क्योंकि वो क्वेश्चन एक नंबर का ही होगा लेकिन आपको कैलकुलेशन करना होगा, तो आपको उस हिसाब से टाइम बाउंड सॉल्व करना होगा क्वेश्चंस को। आप उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हो। आप घड़ी देखकर या स्टॉप वॉच से आप प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे आप कोशिश करो कि वो टाइमिंग ख़त्म हो, कम हो। अन्य विषयों में जैसे कि अगर मैं इतिहास की बात करूं, भूगोल की बात करूं, साइंस के टॉपिक्स की बात करूं, तो स्पेसिफिक वर्ड्स जो होते हैं या कुछ डेट्स होते हैं, उनको आप लिख के प्रैक्टिस करो और उनको एक जगह समराइज कर लो कि आप जो लास्ट मिनट रिवीजन करते हो, एग्ज़ाम से पहले आप लास्ट मिनट रिवीजन करते हो, तो उसके लिए आपके पास वो लिखित होना चाहिए कि आप उस समय पूरा बुक ना देखो, आप उस समय सीधा उसी आपने जो हैंडआउट बनाया है वो यूज़ कर सकते हो। आप फ्लैश कार्ड्स बना कर रख सकते हो। फ्लैश कार्ड्स बेसिकली हम कहते हैं कि आपने कुछ चार्ट छोटे पेपर पे, A4 साइज़ के पेपर पे या फिर पोस्ट कार्ड साइज़ पेपर पे आप कुछ पॉइंट्स लिख कर सकते हो। आप चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज कर सकते हो। प्लस आपने मेमोरी मैपिंग के बारे में सुना होगा। मेमोरी मैपिंग आपको समझने में, विषय को समझने में या चैप्टर को समझने में हेल्प करता है। आप पूरे चैप्टर का एक फ्लो चार्ट की तरह पे एक मेमोरी मैपिंग बना सकते हो, जिसमें आप वो डिटेल्स, तो अगर आपने वो मेमोरी मैप देख लिया तो आपको उस पूरे विषय का या पूरे चैप्टर का एक अवलोकन हो सकता है, आप उससे वो पूरा चैप्टर रिकॉल कर सकते हो। तो इसलिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको खास ध्यान देना होगा। थॉरो स्टडी बहुत ज़रूरी है कि आप चैप्टर की बिल्कुल कम्प्लीटली आप थॉरो स्टडी करके रखें। जसप्रीत, अब आप अपना प्रश्न पूछिए। मेरे दोस्त ने अभी तक तैयारी एग्ज़ाम की शुरू नहीं की है, तो उसे अपना टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए और बैलेंस करना चाहिए जिससे वह अपनी तैयारी सही समय पर कर ले? जसप्रीत, अगर आपके दोस्त ने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है, उसे अब संभल जाना चाहिए, क्योंकि उसे ये एहसास आप दिलाओ कि अगर वो अब भी नहीं संभला तो उसके लिए ये सही नहीं होगा। अपने भविष्य के लिए वो खुद जिम्मेदार है, और जिस समय उसे इस बात का एहसास होगा तो वह इस चीज़ को समझने के लिए सफल होगा। उसे रेगुलर स्टडी करना होगा, और ये काम वही कर सकता है, उसके दोस्त, उसके माता पिता, उसके शिक्षक नहीं कर सकते। तो इस बात का एहसास उसे होना चाहिए, उसे दिलाना होगा कि वो इस बात को अच्छे से समझे और वो अभी से तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा हुआ है। तो उसे सिस्टमेटिक स्टडी, उसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो समझ के अच्छे से उसकी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। सर, मुझे परीक्षा में प्रश्नों के लिए कैसे समय निर्धारित करना चाहिए जिससे मेरा समय बर्बाद ना हो? आप प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ो। हर परीक्षा में, हर विषय में आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम दिया जाता है। उस समय का सही इस्तेमाल करना सीखो। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स, आप जो रीडिंग टाइम है 15 मिनट का, उसे वो एक्स्ट्रा टाइम समझ के आप उसी में उसको कैलकुलेट करके उसको दिमाग में स्टोर कर सकते हो। आपको अवश्य लिखना तो नहीं है उस समय, पर आप दिमाग में उसका आंसर कैलकुलेट करके रख सकते हो। दूसरी चीज़, जहाँ पे आपको चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 6 में से 4 करने हैं, 5 में से 4 करने हैं, तो इस समय का आप उपयोग इसके लिए भी कर सकते हो। आप ये निर्धारित कर लो कि मुझे ये प्रश्न करने हैं। ये आपका जो लिखने वाला समय है 2 घंटे का या 3 घंटे का, उसमें आप ना करके आपका जो समय है, जिस समय आपको दिया गया है रीडिंग टाइम जो 15 मिनट का दिया जाता है हर परीक्षा में, आप उस समय का इस्तेमाल कर सकते हो। जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें ज़्यादा समय ना बिताओ। अगर कोई प्रश्न आपको कठिन लग रहा है, आप उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम ना दो। आपको देखा कि अगर उस समय क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग रहा है, कैलकुलेशंस नहीं हो रहे हैं, आप रुक जाओ और अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करना शुरू करो। आप मार्क कर दो कि अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं फिर से टाइम दूंगा। तो इससे आप सही समय निर्धारित कर सकते हो और आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। समय बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपने समय वेस्ट किया तो आपका बाकी क्वेश्चंस भी छूट सकते हैं, जैसा कि हर्षित ने बताया था। तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आप नियत समय में ही सही जवाब दो और उस लिमिटेड टाइम को आप यूज़ करो। हर्षित, अपना प्रश्न कीजिए। सर, त्योहारों का समय आ रहा है जिसमें हमारे रिश्तेदार और दोस्त आने वाले हैं, तो क्या हमें इन त्योहारों में शामिल होना चाहिए? क्योंकि इसमें हमारा बहुत समय व्यर्थ होगा, लेकिन अब हमें उसे मनाना भी है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। हर प्रांत में
विभिन्न प्रकार के त्यौहार आते रहते हैं, हर समय कुछ ना कुछ त्यौहार रहता ही है और हमें उसमें भाग भी लेना है। लेकिन आप उस त्यौहार को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप अपने पढ़ाई के समय को कटौती ना करें। अगर आपने दिन के समय किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी त्यौहार में या वैवाहिक समारोह किसी में आपने भाग लेना है, तो आप उस दिन का काम पहले कर लो। आप उस दिन सुबह जल्दी जग जाओ या आने के बाद आप रात में देर तक पढ़ो। ये नहीं कि अच्छा मैं घूमने गया था, मैं थक गया हूँ, आज मैं जल्दी सो जाऊँगा, ऐसा नहीं करना है। आपकी जो टारगेट है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि उसको पूरा करना है, तो आप इसलिए अपने गतिविधियों पे किसी भी चीज़ को अफेक्ट ना करने दें। पढ़ाई का समय जो है निर्धारित, अगर आपने उस समय नहीं किया तो आप उसको बाद में मेकअप कर लें। सर, मुझे पढ़ाई को लेकर काफ़ी टेंशन होती है। इस टेंशन के कारण मुझे भूख लग जाती है और खाना खाने के बाद मुझे नींद आने लगती है। इन सब के कारण मेरा समय व्यर्थ हो जाता है। मैं इस समय को कैसे मैनेज करूं? जब आप नियमित स्टडी कर रहे हो, ऑब्वियसली आपकी भूख लगती है। खाने में आप फास्ट फूड्स ना खाओ, मैदे से बनी हुई चीज़ें हुई या ऑयली चीज़ें हैं वो ना खाओ, क्योंकि इससे आपको नींद आएगी। ये आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, तो आपको नींद आएगी। तो इसलिए आप ऐसी चीज़ें, आप कुछ घर की बनी हुई चीज़ें खाओ, फ्रूट्स खाओ, जिससे आपको एनर्जी मिले, जिससे आपको पढ़ाई के लिए सही मोटिवेशन मिले। तो आप वैसी चीज़ें अवॉइड करो जो आपको नींद देती हैं, बेटर होगा। सर, मुझे खेलना बहुत पसंद है, जिसके कारण मेरा बहुत सारा वक्त खेलने में बर्बाद हो जाता है। तो सर, मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करूं? खेलना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो आपको शरीर को बैलेंस करने के लिए खेलना भी ज़रूरी है, बट उसके लिए एक फ़िक्स टाइम सेट करो। ऐसा नहीं कि आप हमेशा खेल में ही बिजी रहो। आप एक फ़िक्स टाइम सेट करो और उस टाइम फ्रेम में आप खेलो, क्योंकि आज के समय में आप खेलों में भी अलग अलग चीज़ों में भाग ले सकते हो, उसमें भी आप करियर सेट कर सकते हो। लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है और पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ अ करिकुलर, नॉट अ एक्स्ट्रा करिकुलर। तो इसलिए आपको पढ़ाई पे पहले फोकस करना है। संतोष जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतने अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन टिप्स आपने इन बच्चों को दिया। मुझे आशा है कि ये बच्चे टेंशन फ्री होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए, और आप बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो छात्र हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वो भी अपना टाइम शेड्यूल बनाएं, टाइम मैनेज करें, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें और राइट करके अपना वो प्रैक्टिस ज़रूर करें, ताकि उनकी स्पीड गड़बड़ नहीं हो और पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में बैठें। मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत सुनहरा भविष्य अपना तय करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जाना है उस शिखर पे